नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीलंका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी पर कोलंबो में परंपरागत ढंग से शानदार स्वागत। 6 शीर्ष मंत्रियों ने की अगवानी। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ा भारी जनसमूह। पीएम ने रामायण पर आधारित प्रस्तुति का किया अवलोकन। थाईलैंड में पीएम मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। बताया क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलने का प्रभावी मंच। बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने के लिए यूपीआई लिंक का दिया प्रस्ताव। बिम्स्टेक से इतर प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात। पीएम ने हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। सुरक्षा सुनिश्चित करने की जताई उम्मीद। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। रेलवे के ट्रैक नेटवर्क के विस्तार के लिए 18,658 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी। 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी हरी झंडी। खत्म हुआ संसद का बजट सत्र। आखिरी दिन भी हुआ हंगामा। बजट सत्र में कामकाज के हिसाब से बने कई रिकॉर्ड। वक्फ संशोधन बिल समेत कुल 16 बिल पास। ट्रंप के ट्रेड वॉर पर चीन का पलटवार। हर अमेरिकी सामान पर वसूलेगा 34% शुल्क। 11 कंपनियों को दिया गैर भरोसेमंद करार। विश्व व्यापार संगठन में ठोका मुकदमा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड का 2 दिवसीय दौरा संपन्न करके श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो में पहुंचने पर प्रधानमंत्री का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री का शानदार अभिनंदन हुआ। पीएम के स्वागत के लिए श्रीलंका सरकार के 6 शीर्ष मंत्री पहुंचे हुए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो में भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए उनके होटल के बाहर भारी जनसमूह उमड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। कई लोग पीएम से मिलकर भावुक नजर आए। पीएम ने वहां रामायण पर आधारित प्रस्तुति का अवलोकन भी किया और इसके साथ ताल ननसिरी, भारतीय नैतिक कहानियों पर एक ऑडियो बुक, गीत गोविंदा का पाली संस्करण और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री श्री माधव देव के बरगीत को भी पेश किया गया। प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा के दौरान रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से गहरे रहे हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार तथा विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है। ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। This visit too will focus on promoting investments and deepening connectivity, physical connectivity, digital connectivity, energy connectivity, and in various other domains. भारत और श्रीलंका के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हमेशा से गहरे रहे हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों ने मुक्त व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया है। सामरिक स्तर पर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भी साझेदारी मजबूत हुई है। सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों देशों के लोगों के बीच समझ और मित्रता को भी और गहरा किया है। भारत श्रीलंका संबंधों की अगर बात करें तो भारत श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। वर्ष 2023-24 में वस्त्र व्यापार 5.54 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। भारत का निर्यात 4.11 अरब अमेरिकी डॉलर है। श्रीलंका का निर्यात 1.42 अरब अमेरिकी डॉलर है।
दोनों देशों ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर बातचीत की है। ECTA की नवीनतम और 14वीं चर्चा जुलाई 2024 में हुई। भारत श्रीलंका में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा योगदान करता है। 2023 तक भारत ने श्रीलंका में कुल 2.25 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। भारत ने श्रीलंका में कई संपर्क परियोजनाओं को भी लागू किया। 2022 में चेन्नई और जाफना के बीच हवाई संपर्क की फिर से शुरुआत की गई। नागपट्टिनम तमिलनाडु और कंक संतुराई श्रीलंका के बीच फेरी सेवाएं शुरू की गईं। UPI आधारित भुगतान प्रणाली भी दोनों देशों के बीच चल रही है। भारत और श्रीलंका के बीच इस बढ़ते सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा संबंध। सुरक्षा और रक्षा सहयोग। भारत ने श्रीलंका को कई रक्षा उपकरण और प्रशिक्षण दिए हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के बीच नियमित संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी, जो दोनों देशों के लिए एक समृद्ध भविष्य की संभावना को उजागर करती है। प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके स्वागत की तमाम तैयारियां भी हैं। लोगों में उत्साह है उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए, और तमाम तरीके की जो पार्टनरशिप की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा अब तक का दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं, उस पर भी चर्चा होगी, उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर श्रीलंका में काफी उत्साह का माहौल है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रीमा पाराशर, कोलंबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 21 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बिम्स्टेक को सामूहिक रूप से सक्रिय करने और नेतृत्व की भूमिका में आने वाले युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उम्मीद जताई कि सांस्कृतिक संबंध बिम्स्टेक देशों को और करीब लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक समूह को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के UPI को इसके सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस कदम से क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और क्षेत्र के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार करने का भी प्रस्ताव रखा। Prime Minister, together with other leaders from the region, attended the 6th BIMSTEC summit. He called upon the leaders to look to contribute towards expanding the agenda and the capacity of BIMSTEC for the progress and prosperity of the people of the region. He announced a 21-point action plan to add new vibrancy and vigor to BIMSTEC. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप में म्यांमार और थाईलैंड में हुई जान माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आपदा के प्रबंधन के लिए भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। The Prime Minister offered condolences at the loss of life and the damage caused by the recent earthquake in Myanmar. The two sides exchanged views on India's ongoing efforts under Operation Brahma to provide humanitarian aid, disaster relief, and medical assistance to Myanmar. Prime Minister conveyed to the Senior General that as the first responder, India stands with Myanmar in this hour of need and is ready to deploy more material assistance as might be needed. बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के लिए साझा प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले सेतु के रूप में काम करता है। ये क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि के नए रास्ते खोलने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बिम्स्टेक समूह के दायरे और क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
गृह मंत्रियों के तंत्र को संस्थागत बनाने का स्वागत किया और भारत में पहली बैठक आयोजित करने की पेशकश की। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये मंच साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा खतरों, आतंकवाद और नशीली दवाओं के साथ मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में उन्होंने इस वर्ष इसकी पहली बैठक भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और हर वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि मुक्त, खुला, संरक्षित और सुरक्षित हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिस समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ये व्यापारिक, नौवाहन और माल परिवहन में सहयोग को मजबूत करेगा और व्यापार को गति देगा। उन्होंने भारत में एक सतत समुद्री परिवहन केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। एकजुटता, समानता और सहयोग की भावना के साथ संपन्न हुआ छठा बिम्स्टेक सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री ने समावेशिता का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य बिम्स्टेक देशों के सामने रखा। और ये बिम्स्टेक जो देश हैं जिन्होंने बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया, ये आने वाले समय में सामरिक, आर्थिक, रणनीतिक, युगांतकारी और क्रांतिकारी अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, बैंकॉक, थाईलैंड, डीडी न्यूज के लिए। वाट फो थाईलैंड के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। 16वीं शताब्दी में निर्मित और ऐतिहासिक रतनकोसेन द्वीप जिले में स्थित सार्वजनिक शिक्षा केंद्र थाई चिकित्सा के लिए प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने भी इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बैंकॉक में वाट फो को शहर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। 20 एकड़ में फैला ये मंदिर बैंकॉक के शीर्ष पर्यटक आकर्षण के रूप में ग्रैंड पैलेस के बाद दूसरे स्थान पर है। अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस मंदिर में जाकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और साथ ही उनसे आशीर्वाद लिया। शांति और सद्भाव का संदेश देते हुए महात्मा बुद्ध वसुदेव कुटुंबकम की भावना के परिचायक रहे हैं। मंदिर परिसर में 1000 से अधिक अन्य बुद्ध प्रतिमाएं रखी गई हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आकर बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चारण को सुनकर आशीर्वाद प्राप्त किया। This temple is very important. Before that, we call Wat Po. This temple has been established at the end of the Ayutthaya period. लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति वाट फो का प्रभावशाली केंद्र बिंदु है। 150 फीट लंबी और लगभग 50 फीट ऊंची ये मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियों में से एक मानी जाती है। राजसी लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा देखने लायक है और मंदिर के मैदान भी एक सुंदर शांतिपूर्ण सैर प्रदान करते हैं। लेटे हुए बुद्ध के चारों ओर एक गलियारा है जिसमें 108 कांस्य कटोरे हैं, जिनमें से प्रत्येक बुद्ध की 108 शुभ विशेषताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि इन कटोरों में सिक्के दान करने से धन और समृद्धि आती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जो जाता है वो शांति, सद्भाव और निर्वाण के रास्ते पर निकल पड़ता है। वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज की धरोहर में शामिल वाट फो का ये मंदिर बैंकॉक के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और विश्व शांति का संदेश दिया। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, बैंकॉक, थाईलैंड, वाट फो टेम्पल, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों का दौरा करते रहे हैं और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध के संदेश और शिक्षाओं का उल्लेख भी प्रधानमंत्री के संबोधन में अक्सर होता है। दरअसल भगवान बुद्ध की धरती भारत आज दुनिया को शांति, ज्ञान और सद्भाव का मार्ग दिखा रही है। अप्पदीपो भव, यानी
अपना प्रकाश स्वयं बनो। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भारत लंबे समय से दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बौद्ध धर्म ने भारत की विदेश नीति में केंद्रीय स्थान बनाया है। सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक सद्भाव को आगे बढ़ाना इसी का हिस्सा रहा है। पीएम थाईलैंड यात्रा के दौरान ऐतिहासिक वाट फो मंदिर गए। मंदिर लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए विश्व भर में मशहूर है। इसी क्रम में पीएम श्रीलंका यात्रा के दौरान अनुराधापुर में महाबोधि मंदिर भी जाएंगे। ये यात्राएं भारत की ग्लोबल आउटरीच के केंद्र में बौद्ध धर्म को रखने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये अपने आप में बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के दौरों में इसकी झलक मिलती रही है। 2024 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लाओस को पीतल की एक दुर्लभ बुद्ध प्रतिमा भेंट की। ये तोहफा साझा आध्यात्मिक विरासत का सुंदर प्रतीक रहा। उसी वर्ष भारत ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे, जहां हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करके नमन कर पाए। 2023 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिल्ली में बाल बोधि वृक्ष के दर्शन किए। इससे दोनों देशों के गहरे बौद्ध संपर्कों को और मजबूती मिली। इतना ही नहीं, भारत ने पहली बार वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से समकालीन चुनौतियों पर चर्चा के लिए ये बड़ा मंच सिद्ध हुआ। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी नेपाल का दौरा किया। पीएम ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। उसी वर्ष भारत ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करते हुए कपिलवस्तु के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे। 2019 में पीएम मोदी ने मंगोलिया में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। 2018 में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष वाले मंदिर के दर्शन किए। 2017 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वियतनाम, चीन और जापान की यात्राएं की। ऐसी हर यात्रा ने बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। देश में भी बौद्ध विरासत के संवर्धन के लिए मोदी सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं। प्रमुख बौद्ध तीर्थों को जोड़ने वाला बुद्धिस्ट सर्किट भी ऐसी ही पहल है। वहीं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस श्रद्धालुओं को भारत और नेपाल में आध्यात्मिक यात्रा का शानदार अनुभव प्रदान करती है। भारत सरकार ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पवित्र बौद्ध स्थलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार ने भारत को बौद्ध शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्रधानमंत्री का इस दिशा में एक बड़ा कदम रहा। भगवान बुद्ध के ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रखने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। ये सभी प्रयास, ये सभी कदम पीएम की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि बुद्ध की धरती भारत विश्व को शांति, ज्ञान और सद्भाव का मार्ग दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकातें भी की। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के नेताओं के साथ बैठकें रचनात्मक रहीं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई देशों के नेताओं के साथ बैठकें भी हुईं। म्यांमार के प्रधानमंत्री और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग से मुलाकात में पीएम ने हाल में म्यांमार में आए भूकंप से हुई जानमाल की तबाही पर संवेदना व्यक्त की। म्यांमार के नेता ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत से मिल रही सहायता पर आभार जताया। कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास के साथ साथ पीएम ने लोकतंत्र की जल्द बहाली का मुद्दा भी उठाया। Prime Minister also underlined the importance of early restoration of the democratic process in Myanmar, including through credible and inclusive elections. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील
और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से बचने का आग्रह किया। सीमा सुरक्षा और स्थिरता के लिए पीएम ने सीमा पर कानून के सख्ती से पालन और अवैध सीमा पार करने की रोकथाम पर जोर दिया। Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में दोनों नेताओं ने भौतिक एवं डिजिटल संपर्क बढ़ाने, लोगों के बीच संपर्क तथा ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही बहुआयामी साझेदारी को और अधिक गहरा बनाने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग टोब्गे से भी बातचीत की। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। विभिन्न देशों के नेताओं के साथ पीएम की ये मुलाकातें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर बैंकॉक जब पहुंचे तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के राजा को भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा की प्रतिमा भेंट की। और ये प्रतिमा सारनाथ शैली में निर्मित है। ध्यान मुद्रा ध्यान और आंतरिक शांति का प्रतीक है, जिसमें बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं जो ज्ञान और करुणा का संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान थाईलैंड की रानी को वाराणसी में निर्मित ब्रोकेड सिल्क शॉल भेंट की। ये शॉल रेशम से तैयार की गई। इस शॉल में भारतीय लघुचित्र और पिछवाई कला से इसे बनाया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल धातु से निर्मित एक मोर के आकार की नाव भेंट की। इसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाया गया है और इस नाव को मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री की पत्नी को मोतियों और गोल्ड प्लेटेड निर्मित बटन भेंट किए हैं। बटन को राजस्थान और गुजरात के शिल्प मीनाकारी की बेजोड़ कला से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसेन शिनावात्रा को उपहार स्वरूप आंध्र प्रदेश की मोर और दिया के साथ पीतल की उर्ली भेंट की। पारंपरिक पीतल शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति है जो पवित्रता सकारात्मकता का प्रतीक है। पारंपरिक रूप से अनुष्ठानों और उत्सव की सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस उर्ली में पानी, फूल या तैरती हुई मोमबत्तियां भरी होती हैं, जबकि दिया इसके आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक भागीदार बनाया है। पॉलिसी का फोकस सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कूटनीतिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को भी गहरा करना है। इस पॉलिसी से भारत के राजनयिक संबंध मजबूत होते दिखे हैं और इस पॉलिसी के अंतर्गत पीएम मोदी ने सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम की यात्राएं की हैं, जिससे भारत एशियन संबंध मजबूत हुए हैं और इस नीति से अलग अलग देशों के साथ आर्थिक सहयोग में भी वृद्धि हुई है। भारत एशियन व्यापार 2016 से 17 में $71 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन हो गया और इस बीच भारत एशियन का 7वां सबसे बड़ा और एशियन भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की है। 2025, 2018 और 2024 में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की यात्रा की, जहां उन्होंने आर्थिक और फिनटेक सहयोग को बढ़ावा दिया, जबकि 2018, 2022 और 2023 में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा से समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत हुआ। 2017 में 36 वर्षों में फिलीपींस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जिससे एशियन सुरक्षा और व्यापार में भारत की भूमिका सुदृढ़ हुई। 2024 में प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई का दौरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। रणनीतिक और रक्षा सहयोग भी इस नीति का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री, वियतनाम के साथ सैन्य समझौतों और 2023 में एशियन के साथ
पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ने भारत की रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई दी। सांस्कृतिक और जनसंपर्क संबंधों को भी इस नीति में विशेष महत्व दिया गया। भारत की बौद्ध विरासत को म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ जोड़ा गया, जिससे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध मजबूत हुए। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 से अधिक एशियन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, जिससे शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की लोकप्रियता भी इस नीति की सांस्कृतिक कूटनीति को दर्शाती है। भारत ने संकट के समय भी एशियन और पड़ोसी देशों की मदद की है। 2022 से 23 में श्रीलंका को $4 बिलियन की सहायता देकर उसे IMF राहत पैकेज हासिल करने में मदद दी गई। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान ऑपरेशन मैत्री के तहत भारत ने राहत कार्यों को अंजाम दिया। 2018 में अफगानिस्तान को 1.7 लाख टन गेहूं और 2000 टन चना दाल भेजी गई। पिछले 10 वर्षों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रभावी और सक्रिय शक्ति के रूप में स्थापित किया है। जहां लुक ईस्ट पॉलिसी मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित थी, वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने कूटनीति, रक्षा, संपर्क और संस्कृति को भी जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की सक्रिय भागीदारी, उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन और रणनीतिक साझेदारियों ने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। अन्य खबरों का रुख करें तो संसद का बजट सत्र खत्म हो गया है। आखिरी दिन भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हालांकि कामकाज के लिहाज से देखें तो बजट सत्र में कामकाज के हिसाब से कई रिकॉर्ड भी बने। दोनों सदनों की उत्पादकता 118% से ज्यादा रही, तो दोनों सदनों ने वक्फ संशोधन बिल समेत कुल 16 बिल पास किए हैं। राज्यसभा ने सबसे लंबे समय तक बैठक करने का रिकॉर्ड बनाया, तो लोकसभा में शून्यकाल में लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाने का रिकॉर्ड बनाया। संसद का सत्रावसान, लेकिन जारी है घमासान। हंगामा, विवाद और बवाल, हमलों की रही बौछार। संसद के बजट सत्र का समापन हो गया है। दोनों सदनों के सभापतियों ने सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने का ऐलान किया। सबसे पहले बात उच्च सदन की करें तो राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार को प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को सदन में उठाया, जिस पर हंगामा हुआ। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 1 बजे सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के मौके पर सभापति ने कहा कि गुरुवार को इस सदन के इतिहास की सबसे लंबी बैठक हुई है। The session will be remembered for its historic legislative accomplishments and spirit of unity that prevailed. It stands as a defining moment in India's parliamentary journey, a powerful reminder of what can be achieved through dialogue, perseverance, and shared purpose. The Rajya Sabha has once again set the democratic standards worth emulation by others. वहीं लोकसभा में भी सुबह हंगामा हुआ। बाद में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि सत्र में 3 अप्रैल तक शून्यकाल के दौरान 202 सदस्यों ने लोक महत्व के विषय उठाए, जो सदन में एक रिकॉर्ड है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 10 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जबकि वक्फ संशोधन विधेयक सहित कुल 16 विधेयक पारित हुए। दोनों सदनों के स्थगन के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट सत्र 2025 के समापन की जानकारी दी। उन्होंने इस सत्र को बेहद उत्पादक बताते हुए कहा कि संसद ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। We created a new record, and yesterday in Rajya Sabha it broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes. Not a single disruption during the discussion for the Waqf Amendment Bill. So the time taken for the discussion of Waqf Amendment Bill both in Lok Sabha and Rajya Sabha. सत्र के आखिरी दिन सोनिया गांधी की उस टिप्पणी पर भी खासा हंगामा रहा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जबरन पारित कराया गया और ये विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। सरकार के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस पर नाराजगी जताई। I would like to thank the entire team for making a tireless efforts to ensure that the Parliament business and functioning are given proper support, and also to follow
the rules, regulation, procedures, conventions in running the House. This budget session has been very productive. It has already been announced by both Honorable Chairman and the Speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। गौरतलब है कि कामकाज के लिहाज से ये सत्र बेहद सफल माना जा रहा है। 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पेश किया गया। बजट के बाद 13 फरवरी को सत्र के पहले चरण का समापन हुआ। दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू हुआ, जो शुक्रवार को समाप्त हुआ। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद भी इस पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडी गठबंधन के दल के नेता जहां इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, वहीं सरकार इसे पारदर्शिता को बढ़ाने वाला और आम मुसलमानों के हित में बता रही है। वहीं इस बिल को लेकर आम मुसलमानों की मिली जुली जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो कहीं विरोध इस पर हो रहा है तो कहीं खुशी के लड्डू बांटे जा रहे हैं। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि इससे खास तौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिल पूरी तरह से संवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। ये जो बार बार कांग्रेस के कुछ कानूनविद द्वारा कहा जा रहा है ये संवैधानिक है, हम कोर्ट जाएंगे, तो जाएं कोर्ट। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। राजनीतिक दल के नेता अभी भी इस बिल के पक्ष और विपक्ष में बयान देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन आम मुसलमानों के बीच इस बिल को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। विधेयक के पास होने पर यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। मुस्लिम समुदाय ने कैंडल जलाकर लड्डू बांटे और आतिशबाजी की। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि देश के करोड़ों शोषित मुसलमानों के लिए इस बिल के जरिए राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने के दरवाजे खुल गए हैं। इस बिल के जरिए देश के करोड़ों मुसलमानों को जो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं, आगे बढ़ने के दरवाजे इस बिल के जरिए खुले हैं। जिस तरीके से मुसलमानों के विकास के रास्ते में एक अंधियारा था, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एक नई रोशनी की उम्मीद जगी है। कोलकाता और हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में बिल का समर्थन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ उसी समुदाय के कुछ दूसरे लोगों ने मारपीट की। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि यह बिल आम मुसलमानों के हित में है और इससे उन्हीं लोगों को परेशानी है जो अब तक वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। नया कानून बन जाने से वक्फ संपत्तियों से होने वाला लाभ आम मुसलमानों को भी मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और शिक्षक भर्ती घोटाले पर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक उबाल कायम रहा। सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर एक नए सियासी बवंडर में फंसती नजर आ रही हैं। करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के फैसले के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर बवाल, दिल्ली से बंगाल तक उबाल, बीजेपी और टीएमसी में तकरार, ममता के खिलाफ बीजेपी का आर पार। उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने दावा किया कि बनर्जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बाद शिक्षकों की भर्ती मामले में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उनमें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास बचा है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं ममता जी से और टीएमसी से, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, चेयर खाली करो, जनगण आसछे, जनगण आसछे ममता दी, चेयर खाली करो। करते होबे, अन्य उपाय ना, करते होबे, चेयर खाली करते होबे। भारत के इतिहास में ममता बनर्जी दूसरा सीएम होने जा रही है जो जेल में जाएगी शिक्षक घोटाले में। कल ममता बनर्जी ने बोला कि मुझे जेल भेजना चाहते हो आप लोग। दीदी जान चुकी है, वॉल राइटिंग पढ़ ली है दीदी क्या होने वाला है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को धोखाधड़ी बताया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को शॉपिंग मॉल बना दिया है। ये मामला राज्यसभा में भी उठा और बीजेपी ने त्यागपत्र की मांग की। पश्चिम बंगाल में लगभग जो 27,000 हमारे घर के बेटे बेटियों को नौकरी चले गए, इसके लिए दायी कौन है? पूरा दायी है तृणमूल कांग्रेस। अगर सरकार ये चाहते जो सेग्रीगेशन हो जाए, कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है, कौन अपने मेरिट से नौकरी लिया और कौन पैसों से नौकरी खरीदा, इसका सेग्रीगेशन तो बोर्ड कर सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस कर सकते थे। चोर की गाड़ी में तिनका। 2016 में 25,000 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती की गई। ओबीसी के साथ अन्याय किया गया, ओबीसी कोटे का उल्लंघन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि ये भर्तियां टेंटेड हैं, फ्रॉड हुआ है, इसमें कोटे का उल्लंघन हुआ है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले से जुड़ा एक और मामला अब तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्कूलों में अतिरिक्त पद यानी सुपर न्यूमेररी पोस्ट बनाने के निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल से सीबीआई जांच पर दोबारा सुनवाई शुरू होने जा रही है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले को लेकर बंगाल सरकार की मुश्किल सबसे अधिक बढ़ने वाली है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ चंद्रशेखर और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मोदी सरकार देश के आर्थिक विकास को तेज गति देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है और कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें क्लीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में अहम फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 4 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के आर्थिक विकास को तेज गति देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें अहम फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 4 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी जिसकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली ये 4 परियोजनाएं रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1,247 किलोमीटर विस्तारित करेंगी। इन परियोजनाओं में ओडिशा के संबलपुर, जरापदा तीसरी और चौथी लाइन, ओडिशा में झारसुगुड़ा, सासोन तीसरी और चौथी लाइन, छत्तीसगढ़ में खरसिया, नायपुर, परमलकसा 5वीं और 6ठी लाइन और महाराष्ट्र में गोंडिया, बल्हारशाह लाइन का दोहरीकरण शामिल है। ये 4 प्रोजेक्ट अकेले
95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश का, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचता है इससे। 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता, वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा। बीते कुछ वर्षों में तेज विकास के चलते कार्गो की आवाजाही में रेलवे की हिस्सेदारी अब फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में क्लीन ट्रांसपोर्ट से जुड़े एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। एक अन्य अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के लिए 6,839 करोड़ रुपए की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास पर आगे बढ़ रही है और इसी के तहत केंद्रीय मंत्रियों ने इन गांवों में प्रवास किया। सीमावर्ती गांव को अब प्रथम गांव कहा जाता है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आंद्रेई स्टेनिन अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के इस वर्ष के विजेताओं की प्रदर्शनी का आयोजन शुक्रवार को नई दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में किया गया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फोटो प्रदर्शनी में भारत में रूसी दूतावास के DCM एवं मिनिस्टर काउंसलर रोमन बाबुश्किन ने भी शिरकत की और वर्ष 2014 में शुरू की गई इस अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता में वर्ष 2024 में 36 देशों से लगभग 2000 युवा फोटोग्राफर्स ने अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत की थी। 10 विजेता फोटोग्राफर्स में भारत, बांग्लादेश, इटली, रूस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम सहित 10 देशों के युवा फोटोग्राफर शामिल हैं। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने फोटो प्रदर्शनी का जायजा भी लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये फोटो प्रतियोगिता इसलिए भी अहम है क्योंकि ये प्रेस फोटोग्राफर्स के लिए है और जो अपने संघर्षशील असाइनमेंट्स के बीच अपनी कलात्मकता को भी प्रदर्शित करते हैं। ये प्रदर्शनी न केवल दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाती है, बल्कि ये प्रदर्शनी जो फोटोग्राफी का एक जो मीडिया की फोटोग्राफी है, जो कि एक प्रेस की फोटोग्राफी है, जो कि बहुत चैलेंजिंग में, बहुत चैलेंजेस के बाद वो फोटोग्राफ आते हैं। और ये जो फोटोग्राफ एंड्रे स्टेटिन है, जिनकी याद में ये एग्जीबिशन की जाती है, वो युद्ध को कवर कर रहे थे। युद्ध को कवर करते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। तो ये रिस्क जो है और रिस्क से जो अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, जो अच्छे फोटोग्राफ निकल के आ रहे हैं, इतना जो रिस्क लेकर उन्होंने फोटोग्राफ लिए थे, उसको ये दर्शाता है। ये न केवल उनकी हिम्मत, जो हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं, न केवल उनकी हिम्मत को दिखाता है, बल्कि उनकी जो एक कला है, उनका जो एक आर्टिस्टिक वर्क है, उसको भी दर्शाता है। आंद्रेई स्टेनिन प्रतियोगिता की अंतर्राष्ट्रीय जूरी पिछले ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं से बनी थी और भारतीय फोटोग्राफर प्रतियोगिता की शुरुआत से ही सभी प्रतियोगिता श्रेणियों में विजेताओं में शामिल भी रहे हैं और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियां भी भारत से आती रही हैं। आंद्रेई स्टेनिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फोटो प्रतियोगिता प्रदर्शनी चौथी बार नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है और कार्यक्रम के दौरान भारत में रूसी दूतावास के DCM एवं मिनिस्टर काउंसलर रोमन बाबुश्किन ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से रूस और भारत के संबंध बेहद प्राचीन हैं और यही नहीं, दोनों देशों के बीच सामरिक और आर्थिक रिश्ते भी अपने चरम पर हैं। Can you imagine that despite any disruptions and geopolitical turbulence which we have witnessed several years ago and till now, the relations keep growing tremendously. Our trade has leapfrogged more than 6 times. Now we are talking about the mutual trade of about $70 billion. Can you imagine that? So that creates a wonderful opportunity to diversify it further. Initiatives which we are doing together in many areas, be it defense, be it space, be it nuclear power, you name it. There is a
increasingly growing interest in the cultural domain because it is so diverse, it is historic, it is something which our relations have started with many centuries ago, and that's why this is the culture and civilizational ties are the bridge between the two nations. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो में भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए उनके होटल के बाहर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। कई लोग पीएम से मिलकर भावुक नजर आए। पीएम ने वहां रामायण पर आधारित प्रस्तुति का अवलोकन भी किया और इसके साथ ताल नंसिरी, भारतीय नैतिक कहानियों पर एक ऑडियो बुक, गीत गोविंदा का पाली संस्करण और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री श्री माधव देव के बरगद गीत को भी प्रदर्शित किया गया। और प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों, लेखकों और विद्वानों से संवाद भी किया और उनकी कला को सराहा भी। प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा ये क्या है, हमने बताया ये नई ताल है, नई टेका है, मैंने बनाया। ये मेरे पहला मतलब श्रीलंका में ये पहली ताल है ना। इसीलिए उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही, ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद, हमारा जो हमने छोटा सा कोशिश किया वो सुनने के बाद हमसे कह रहे थे कि रियाज करते रहना, रियाज करते रहना, वो बहुत अच्छी बात है। इतना सिंपल आदमी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो इतना सिंपल सी बात किए, हमारे हाथ पकड़ लिए, पकड़ के मतलब ऐसे मतलब जैसे लगता है कि गले लगा के बात किए, बहुत प्यार से बात किया, वो बहुत अच्छी बात है। आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए हमेशा जो कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो ऐसे ही प्यार करना चाहिए। श्रीलंका के बीच जो कल्चरल संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो बहुत गहरा हुआ है। हमने बहुत सारे, आपने देखे होंगे, बहुत सारे कल्चरल एग्जिबिट भी किया हुआ है। संस्कृत से पाली में ट्रांसलेट हुए हैं, असमिया से सिंहल में ट्रांसलेट हुआ है। जितने हमारे पंचतंत्र से लेके जितने मॉडल स्टोरीज़ हैं वो भी सिंहल में ट्रांसलेट करके हमने ये ऑडियो बुक बनाया गया है। और एक नया ताल भी यहाँ पे हुआ है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का। बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने एक भारतीय उपदेश कथाओं का संग्रह, एक ऑडियो बुक माने श्रवण पुस्तक के रूप में यहाँ तैयार किया गया है। वो सिंहली भाषा में है। पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथा और कथा सरिसागर, इन्हीं संग्रहों से 50 कहानियाँ ली गई थी। उन्हीं को सरल सिंहली भाषा में लिखे तो एक माने ऑडियो बुक यानी श्रवण पुस्तक के रूप में तैयार की गई है। और ये हमारे यहाँ के सिंहली बोलने वाले लोग, बाल बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक ये सुन सकेंगे सिंहली भाषा में। 8 घंटे तक लंबा है ये सारा का सारा 50 कहानियाँ। ये जयदेव का गीत गोविंद है। उसमें दशावतार सूत्र हमने पाली में ट्रांसलेट किया है। वो हमने प्रधानमंत्री को दिखा दिए थे। वो बताए थे बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पाली अभी क्लासिकल लैंग्वेज से मान्यता दी है, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। हम बहुत धन्यवाद दिया, बधाई दिया। और उधर रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और इतिहास रचा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने 3 और 4 अप्रैल 2025 को ओडिशा के समुद्री तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ARSAM के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 4 ऑपरेशनल फ्लाइट ट्रायल उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किए गए और इस दौरान मिसाइल ने अपने हवाई लक्ष्यों को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया।
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में गौरीगंज में स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ने इतिहास रच दिया है और ये नवोदय विद्यालय अब देश का पहला ISO प्रमाणित जवाहर नवोदय विद्यालय बन गया है। ये प्रमाण पत्र विद्यालय को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए मिला है। ISO प्रमाणीकरण संस्था की ओर से मुख्य ऑडिटर रमेश चंद्र राय एवं वरिष्ठ परामर्शदाता रामधन ने विद्यालय के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विद्यालय के पूर्व छात्र और सत्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक तिवारी की उपस्थिति में ISO 2015 प्रमाण पत्र विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह और उप प्राचार्य नित्यानंदेश नारायण त्रिपाठी को प्रदान किया। और इस अवसर पर विवेक तिवारी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नवोदय विद्यालय ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है, जिसने देश के लाखों विद्यार्थियों को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस विद्यालय ने मुझे ढाला संवारा, उसे आज ये गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है, जो विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयास से हासिल हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात।